आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। सुबह के 8:35 हो चुके हैं। सलाम जी के प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, सलाम जी के प्रोग्राम में हम जहां बात करेंगे ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग के हवाले से, और ये जंग खलीजी ममालिक के अंदर भी फैल गई है। काफ़ी सारे ममालिक इससे मुतासर भी हो रहे हैं। किस तरह के हालात हैं वहाँ पर, पल पल का अपडेट हम आप तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचाएंगे। और उसके साथ साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर किस तरह के हालात हैं, किस तरह के वहाँ पर दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी कशीदगी जो पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है, वहाँ पर क्या कुछ अपडेट है, किस तरह के हालात हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ जो मशरिक़ वस्ता के अंदर इस वक्त हालात हैं, उसका असर वादी कश्मीर के अंदर क्या कुछ है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से वादी कश्मीर के अंदर भी हालात जो है ख़राब ही नहीं कह सकते हैं, बल्कि कुछ ऐसे हालात भी हैं जहां इंतज़ामिया की जानिब से एहतियाती तौर पर पाबंदियाँ आयद करने की ज़रूरत पड़ी है। और उसके साथ साथ ही इंटरनेट खदमात को कई मकामात पर मुअत्तल कर दिया गया है। 2G इंटरनेट सर्विसेज जो है इंटरनेट सर्विसेज को सुस्त कर दिया गया है। कई मकामात पर इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। और किस तरह के हालात हैं बाकी जो है मुल्की सतह पर और आलमी सतह पर, वो भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन उससे कबल हम तारीख पे भी नज़र डालते हैं, क्योंकि तारीख जो है आज 5 मार्च है। 5 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। उसके बाद ही खबरों की जो तफसीलात हैं वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ 10 बजे तक रहेगा। इस प्रोग्राम में मेरे साथ दिन आए हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। लेकिन तारीख पे एक नज़र आज 5 मार्च को क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। आज ही के दिन 5 मार्च 1699 महाराजा जय सिंह ने अंबर का तख्त संभाला, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 5 मार्च 1793 ऑस्ट्रिया के फौजियों ने फ्रांस को हराकर उस सल्तनत पर दोबारा कब्जा किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 5 मार्च साल 1851 में भारतीय जियोलॉजिकल सर्वे का क़याम अमल में आया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1918 में सोवियत यूनियन ने पेट्रोग्रेड की जगह मॉस्को को दारुल हुकूमत ऐलान किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 5 मार्च साल 1931 में महात्मा गांधी ने सिविल नाफरमानी तहरीक ख़त्म कर दी, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1953 में 29 साल तक इक़्तिदार में रहने वाले सोवियत डॉक्टर जोसेफ स्टालिन का इंतकाल हुआ है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 5 मार्च साल 1997 में शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान 25 साल में पहली बार अमन मुज़ाकरात का आगाज हुआ है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2008 में हिंदुस्तान ने समंदर से जमीन पर हमला करने वाले ब्रह्मोस मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2009 में 1 करोड़ टन खाद की सालाना, यानी कि जो इफ्को खाद है, 1 करोड़ टन खाद की सालाना फरोख्त करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1916 में उड़ीसा के मशहूर लीडर और साबिक वजीर की पैदाइश हुई है। और आज ही के दिन 5 मार्च साल 1905 में मुजाहिद आज़ादी शहला दीदी की पंजाब में पैदाइश हुई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1990 में हुकूमत ने 1984 की भोपाल गैस सानिया के 5 लाख मुतासरीन के लिए तकरीबन 360 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया है। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 5 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हमने आपको बताया है। अब जरा खबरों का भी रुख करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुछ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए जनाब। आज ख़बरों का आगाज़ ज़रा जम्मू कश्मीर की ख़बरों से पहले करेंगे, उसके बाद आपको मशरिक़ वस्ता भी लिए चलेंगे, जहाँ पर हर पल की खबर से आपको बाखबर करेंगे। कुछ अहम तरीन बड़े छोटे फ़ैसले हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर सफारियाँ हो रही हैं, सब बंदियाँ तेज़ हो रही हैं, वो क्या कुछ है तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा जम्मू कश्मीर की चंद अहम और बड़ी खबरों की ओर एक नज़र डालते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके की बनी हुई है। सबसे पहले मौजूदा सूरत हाल के बीच इंतज़ामिया ने रात देर गए एक बड़ा फैसला
ले लिया है और इंतजामिया के फैसले के मुताबिक आज वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बंदिशें बदस्तूर जारी रहेंगी। उसी तरीके की बंदिशें जारी रहेंगी जिस तरीके से आज से 2 दिन कबल लाल चौक और गिरदनवा में हमने देखी थी और मुतअद्दिद हसास मकामात पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को भी बरकरार रखने का फैसला ले लिया गया। तो बड़ी खबर का आगाज कि श्रीनगर के अंदर पाबंदियां मुसलसल रहेंगी, रेस्ट्रिक्शंस आज भी रहेंगी, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तजारती सरगर्मियां जो है वो मुतासर रह सकती है, लेकिन उसके साथ साथ सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो भी सख्त कर दी गई है। यानी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो सख्त कर दी गई है। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके के अंदर भी मुतअद्दिद मकामात पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है और उसके साथ साथ लाल चौक और गिरदनवा के इलाकों में भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो मजीद सख्त कर दिया गया है। इस बीच बड़ी खबर यह कि जहां एक तरफ से सिक्योरिटी लाल चौक के गिरदनवा में बढ़ा दी गई है, वहीं दूसरी तरफ मुख्तलिफ अजला से जिनमें बारामूला के कुछ इलाके हैं, बड़गाम के कुछ इलाके हैं, वहां पर भी सिक्योरिटी की तैनाती बढ़ा दी गई है और मुख्तलिफ मकामात पर नाके और तलाशी कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया गया है। इस बीच जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक बार फिर इस बात की वजाहत कर दी गई है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मोबाइल इंटरनेट पर फिलहाल कदगनी रहेगी और मोबाइल इंटरनेट 4G नहीं बल्कि 2G की स्पीड के साथ चलेगी सूबा कश्मीर के अंदर, जिसकी वजह से वीडियो कॉलिंग और दीगर अपलोडिंग के मामलात में काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही है। और आज शाम को दोबारा से सिक्योरिटी एजेंसीज का इजलास होगा जिसमें फैसला लिया जाएगा कि क्या मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी जो कुछ इलाकों के अंदर कॉलिंग में भी फ़र्क आ रहा है और कुछ इलाकों के अंदर जो इंटरनेट की जो स्पीड है उसको कम कर दिया गया, क्या इसको बढ़ाया जाए, क्या इस फैसले को वापस लिया जाए। इस ज़मन में इतलात और ख़बर यह है कि आज इस ज़मन में एक बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है। शाम देर गए श्रीनगर के अंदर इंतज़ामिया का अहम तरीन इजलास होगा। ये तमाम बंदिशें, इंटरनेट पर पाबंदी और उसके साथ साथ मोबाइल कॉलिंग को रोकना, यह फैसला तब लिया गया जब ईरान के अंदर इजराइल अमरीकी अफवाज ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की और वहाँ पर मजहबी पेशवा अली खामनाई की शहादत हुई है। शहादत की खबर आने के फ़ौरन बाद श्रीनगर के अंदर एहतजाजों का सिलसिला शुरू हुआ, जिस बीच एहतजाजी मुजाहिरीन ने क्लॉक टावर, लाल चौक का भी रुख किया और यही वजह है कि जिस दिन ये पूरा मामला ख़त्म हुआ उसी दिन शाम को क्लॉक टावर के आसपास तारबंदी और टीन से इस पूरे इलाके को बंद कर दिया गया, जो हनूज अभी भी जारी है। तो फिलहाल बड़ी बात यह कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई बड़ी इतला नहीं। एक माइनर इंसिडेंट नॉर्थ कश्मीर के पट्टन एरिया में हुआ था जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ जवान जख्मी भी हुए थे। ताम उस इंसिडेंट को अगर आप माइनस करेंगे, बाय एंड लार्ज आपका पूरा सूबा जम्मू और सूबा कश्मीर जो है वो पुरअमन रहा है, लेकिन सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट इंतहाई सख्त अभी भी नज़र आ रही है। अमरीकी हमले में आयतुल्लाह अली खामनाई की हलाकत हुई है और उसके बाद डाउनटाउन श्रीनगर और लाल चौक की जो अपर वाला बेल्ट है और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एहतजाजी मुजाहरे, दुकानें बंद और अमेरिका के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला भी तेज़ हुआ था, जहां कल हमने देखा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद नेतन्याहू का पोस्टर जलाते हुए नज़र आ रही थी और अपने तरीके से एहतजाज करती हुई नज़र आ रही थी। तो अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या, पहले थोड़ी देर पहले सईद इरफान फाजिल ने ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर हालात का जायज़ा लिया है। सबसे पहले ज़रा वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि सईद इरफान फाजिल ने ग्राउंड ज़ीरो पर क्या कुछ देखा है। अलग अलग स्पॉट्स पर हम कवर कर रहे हैं और अलग अलग स्पॉट से आपको जानकारी भी दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे जहां लाल चौक के घंटाघर क्लॉक टावर को लेकर, जो कि शहरी श्रीनगर और खास तौर पर लाल चौक की एक तारीखी जगह है। इन द बैक आप देख सकते हैं, मेरे विजय समीर आपको दिखाएंगे अभी भी जहां घंटाघर को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है, यानी एरिया जो है वो पूरा सील कर दिया गया है। टीन आप देख सकते हैं कि लगाया गया है, बैरिकेड्स के साथ साथ सिक्योरिटी जो है वो तैनात है। तो इन द बैक अगर देख सकते हैं कि कैमरा के जरिए कि फिलहाल कोई भी मूवमेंट घंटाघर के पास नहीं है, दुकानें बंद पड़ी है, मार्केट पिछले 4 दिनों से नहीं खुली है और साथ ही साथ सिक्योरिटी जो है वो ऑन टोज है। तो अभी कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे एरिया सीज है। मगर अगर हम इन द राइट बात करेंगे, जहां तक आपने बताते चले कि अमीरा कदल ब्रिज को लेकर आप देख सकते हैं टू एंड फ्रो में जो ट्रैफिक की जो मूवमेंट है वो दिखाई दे रही है। पब्लिक एंड ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल्स है वो सुबह सुबह जो है देखने को मिल रहे हैं और कल से हमने देखा कि कई जगह इसी तरह की मूवमेंट है अपार्ट फ्रॉम लाल चौक घंटाघर टावर। तो कह सकते हैं कि फिलहाल घंटाघर का एरिया और घंटाघर के साथ साथ क्लॉक टावर में कंप्लीट सील अभी भी देखने को मिल रहा है और कोई भी डिसीजन अभी इस टीम को इन बैरिकेड्स को हटाने की इजाजत नहीं दी गई है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल,
क्लॉक टावर घंटाघर लाल चौक कश्मीर। शहर श्रीनगर की सिचुएशन और शहर श्रीनगर के साथ साथ अलग अलग पॉइंट्स पर हमारा कैमरा फोकस है। पिछले 4 दिन से रिस्ट्रिक्शंस है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बात करें तो मैं इस वक्त हरी सिंह हाई स्ट्रीट पर मौजूद हूं, जो कि जहांगीर चौक का कनेक्टेड एरिया है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर मेरे साथ, आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी को किस तरीके से यहां पर तैनात रखा गया है, सीआरपीएफ का अमला, जम्मू कश्मीर पुलिस, और साथ ही साथ ये वो एरिया है जो घंटाघर को भी कनेक्ट करता है। एक तारीखी बाजार है यहां पर, मगर साथ साथ अगर बात करें तो पिछले 4 दिन से यहां पर कोई गाड़ियों की मूवमेंट नहीं है और दुकानें बंद पड़ी है। पूरी नजर रखी जा रही है कि ताकि कश्मीर में कोई भी गड़बड़ पेश ना आए। और साथ ही साथ अगर बात करें तो यहां से आप देख सकते हैं कि एरिया को बारबड वाइज से भी सील कर दिया गया है। इन द अदर साइड अगर मैं बात करूं तो ये जहांगीर चौक के साथ जो एरिया है वो क्या कहता है। दूसरा साइड देख सकते हैं आप, दूसरा साइड जो है यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स का मार्केट भी लगता है, और कल हमने देखा था थोड़ा सा बाजार यहाँ पर इस साइड से खुल भी गया था। इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी गाड़ियां हो, पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, ऑटो व्हीकल्स, वो भी चल रही है। साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि ट्रैफिक की जो आवाजाही है वो यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। मगर आज चौथा दिन है और चौथे दिन को लेकर जिस तरीके से सिक्योरिटी और सिक्योरिटी के साथ साथ कोई ऐसा डिसीजन सामने नजर नहीं आ रहा है कि इसे लिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल जहां तक 7 तारीख तक अगर कहे तो रिस्ट्रिक्शंस भी है, उसके साथ साथ इंटरनेट सर्विसेज डाउन है, मोबाइल कनेक्टिविटी भी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है, और पूरी तरह से मार्केट जो खास तौर पर लालचौक का मार्केट घंटाघर के साथ जुड़ा है वो बिल्कुल बंद है। नो डाउट कि हल्का फुल्का मार्केट जो है वो बाकी सराउंड्स में खुल रहा है, मगर कह सकते हैं कि शहर श्रीनगर में बंदिशें जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ इरफान फाजिल, गुलिस्तान, लाल चौक के साथ साथ जी हाँ। चलिए जनाब, सईद इरफान फाजिल ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, थोड़ी देर में इनके पास लाइव भी चलेंगे श्रीनगर, लेकिन इस वक्त ज़रा बडगाम का रुख करते हैं और बडगाम में मौजूदा सूरत हाल है क्या, और इस ज़िम्मन में अभी ताज़ा तरीन तफसीलात क्या है। हमारे साथ मोहम्मद अशरफ ऑनलाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। अशरफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें कि ज़िला बडगाम जो एक मरकज़ माना जाता है शिया आबादी वाले इलाकों के हवाले से, और यहीं से एक बड़ा जुलूस निकला था जो लाल चौक की ओर चला था, पुरअमन चला था, और ये सारा इंटर डिस्ट्रिक्ट उन्होंने क्रॉस किया था। और आज कल भी हमने देखा था कि छोटे छोटे एहतजाजी मुजाहरे हो रहे थे, इमाम बारगाह के आसपास दुआया मजलिसों का एहतमाम भी हुआ था। आज किस तरीके का प्रोग्राम है? क्या ये जो बंदिशें बडगाम के आसपास लगी हुई थी, क्या वो हटती हुई आज नज़र आ रही हैं या अभी भी इनफोर्स हैं? देखिए गौर साहब, जहाँ तक हम बात करें, आज 5वां दिन है लगातार बडगाम का मार्केट बंद है और जगह जगह पे जो है पुलिस की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस तो लगा दी गई है, मगर जो गाड़ियां हैं, पर्सनल व्हीकल्स है, वो आराम से जा रही है और मार्केट कंप्लीट बंद है। जहाँ तक अगर हम कल की बात करें, कल जैसे हमें नमाज के बाद देखा एक बहुत बड़ा जुलूस जो है वो आगा साहब की क़यादत में इमाम बाड़ा से लेकर जो नया बस स्टैंड है वहां तक निकाला गया, और जिसमें एक बड़ी तादाद मौजूद थी। और पुलिस ने पहले से ही जो है रेलवे अप्रोचिंग रोड पे जो है वहां पर नाका लगाया था और किसी को भी उससे आगे जाने की इजाजत नहीं थी। और जहां तक फिर आगा साहब ने अपने तकरीर के दौरान ये कहा कि फिलहाल जो है ये एतवार तक इसी तरह की सूरत रहेगी, मार्केट बंद रहेगा, और साथ ही जो एहतजाजी है मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं वो एहतजाज करते हुए बडगाम में नजर आएंगे लगातार, और किसी को भी जो है अमन कानून के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी दी जाएगी। अलबत्ता जो एहतजाजी अपना जुलूस निकालते हैं वो निकाल सकते हैं, अलबत्ता वो किसी भी कानून को अपने हाथ में ना इस तरह के। कल आगा साहब ने लोगों से हम ये दरखास्त भी, और साथ ही हमने देखा जिस तरह की हालात इस वक्त बने हुए हैं, खुद जो है वॉलंटरी भी जो है आगा साहब के जो। अच्छा, फिर क्या मैं ये समझूं कि फिलहाल इतवार तक, यानी अभी 4 दिन है, आज के दिन को लेकर ये सूरत हाल इसी तरीके की रहेगी, कोई ज़्यादा इसमें डील नहीं होगी और आफ्टर द संडे थोड़ा ईज आउट होने की उम्मीद है? जिस तरह कल आगा साहब ने भी कहा और लग भी रहा है कि रविवार तक जो है इसी तरह की सूरत हाल रहेगी, और उसके बाद ही जो है फैसला लिया जाएगा कि किस तरह की सूरत हाल बडगाम के या दीगर इलाकों में रहेगी। क्योंकि मागाम की मैं यहाँ पर बात बताऊँ, मागाम में भी कल एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला था, और आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे भी थोड़ा सा उस पर झलके दिखने को मिली। और साथ ही मैं आपको बताऊँ, पुलिस के साथ जिस तरह से कल औरतों ने जो वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, उनने किस तरह पुलिस के साथ बातचीत की और पुलिस का शुक्रिया अदा किया कि जो
जो हम इस वक्त एहतिजाजी है, हम आपके शुक्रगुजार है। हमें ये भी ख्याल है कि आप ड्यूटी पर है, हमारी वजह से आपको कोई तकलीफ ना हो, मगर हमें अपना एहतिजाज करने दें, क्योंकि इस चलिए, वक्त जो बहुत हमारा शुक्रिया। बडगाम से मोहम्मद अशरफ रिपोर्ट कर रहे थे कि आगा मुंतज़िर का मानना है कि जनाब अभी ये इतवार तक सिलसिला ऐसे ही चलेगा। हल्के हल्के एहतजाजी मुजाहरे भी कई कई इलाकों से होने की इतलात है, ताहम कोई बड़ा तसादुम जो है वो नहीं हुआ। नॉर्थ कश्मीर चलते हैं जी, इरशाद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, ज़रा अपडेट करें, नॉर्थ कश्मीर के एरिया में भी जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमने देखा कि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट कई इलाकों के अंदर है, स्पेशली शिया आबादी वाले इलाकों के अंदर डिप्लॉयमेंट ज़्यादा थी, लेकिन श्रीनगर बारामूला हाईवे पर ट्रैफिक को रवा दवा रखा गया था। आज ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और किस तरीके की डिप्लॉयमेंट और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नॉर्थ कश्मीर के आपके आसपास इस वक्त दिख रही है? देखिए, बिल्कुल गवार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर देखा जाए इस वक्त यहाँ पे माहौल जो है वो ठीक ठाक है, चाहे हम जलना इलाके की बात करें या इसके साथ साथ सरहद कस्बा ऊडी या हामरे पट्टन या सोपुर या मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, जहाँ पे पिछले दिनों तकरीबन 2-4 दिन पहले जो है प्रोटेस्ट लगातार जो है वो निकाले गए, क्योंकि इस वक्त भी मुख्तलिफ इलाकों में जो है तैयारियां चल रही हैं, चाहे हम सरहद कस्बा ऊडी के साथ साथ दीगर इलाकों की बात करें, क्योंकि पूरा मन एहतिजाजी मुजाहरे जो है वो देखने को मिले। खुसूसन देखा जाए इमाम बाड़ा कदीम के हवाले से बात करें, जहाँ पे कल भी जो है यहाँ पे जो आज़ादारान जो है जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और खुसूस यहाँ पे मर्सी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुरान खानी, चाहे हम यहाँ पे दिगर जो मजालिस प्रोग्राम है उसमें वो हिस्सा ले रहे हैं। और देखा जाए यहाँ पे तमाम तर इंतजाम जो है वो पहले से ही जो है वो मुकम्मल किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, चाहे हम पुलिस के हवाले से बात करें, क्योंकि चंद एक इलाकों में जो है नाके भी लगाए गए ताकि यहाँ पे जो है अमन कानून जो है वो ठीक ठाक रहे। और इस वक्त यहाँ पे इमामबाड़ा कदीम के हवाले से बात करें, जहाँ पे बिलखुसूस देखा जाए बच्चों के साथ साथ चाहे नौजवान जो है वो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा क्या यहाँ पे भी प्रोटेस्ट जो है वो निकाला जाएगा, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे जो है हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि फिलहाल सूरत हाल जो है वो बेहतर है और एहतजाज जो है वो मुजाहिरों का सिलसिला जो है अमेरिका के खिलाफ वो भी कहीं ना कहीं जारी है। सीधे श्रीनगर चलेंगे जी, ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर चुके हैं। ज़रा अपडेट कीजिएगा जी, क्या कुछ सूरत हाल है? लाल चौक का ये जो पैच है जिसमें तारबंदी की गई थी वो मुसलसल अभी भी तारबंदी दिख रही है। रेस्ट जो डाउनटाउन का एरिया है, सिविल लाइंस का रेस्ट वाला एरिया है, कल हमने देखा था कि कदरे बेहतर सूरत हाल थी, हल्का फुल्का ट्रांसपोर्ट भी चल रहा था, कुछ गाड़ियों की रफ्तार भी देखी गई सड़कों पर। तो क्या हम ये माने कि आहिस्ता आहिस्ता करके पटरी पर जिंदगी लौटना शुरू हो गई है श्रीनगर शहर के अंदर? देखिए गौर साहब, अगर मैं बात करूं, तकरीबन 4 दिन गुजर चुके हैं और 4 दिन को लेकर जिस तरीके से पूरे वैली में जो रिस्ट्रिक्शंस का जो मामला है वो लगातार जारी है। नो डाउट कि हमने देखा कि कुछ ऐसे एरियाज है जो कि घंटाघर लाल चौक से बाहर है, उसमें डेफिनेटली ईज आउट, यानी ट्रैफिक को लेकर या कह सकते हैं कि मूवमेंट वगैरह जरूर दिखाई दे रही है। हल्के जो बैरिकेड्स वगैरह वो भी हटाए गए और खासतौर पर कल हमने देखा कि लाल चौक, खासतौर पर जो घंटाघर का एरिया है, उससे बगैर जो बाकी एरियाज है वहां पर हल्की फुल्की मार्केट भी देखने को मिल रही थी जो खुल चुकी है। मगर अगर हम देखें, सुबह से हमने मॉर्निंग में देखा जो घंटाघर का एरिया मेन है वो अभी भी सील्ड है, वहां पर टीन को नहीं हटाया गया है, बार्बड वायर्स वहां पर लगाई गई है और किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और सिक्योरिटी का अमला जो है वो तैनात है ताकि घाटी में कोई भी गड़बड़ ना हो। इसके बीच अगर मैं बात करूं तो वादी में इस वक्त इंटरनेट सर्विसेज भी मुकम्मल तौर पर बाढ़ है, खासतौर पर जो मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज है। खाली 2G सर्विसेज जो है उसका जो स्पीड है वो भी स्लैम डाउन है, कुछ खास नहीं चल रहा है। साथ ही साथ जो मोबाइल प्रीपेड नेटवर्क है वो भी अभी काम नहीं कर रहा है, वो भी स्लैम डाउन है। आज तो इरफान जरा ये भी बताइएगा, इतलात और खबर यह है कि आज शाम को एक और मीटिंग होनी है एडमिनिस्ट्रेशन की जिसमें यह फैसला लिया जाएगा ये जो बंदिश है 3-4 दिन की इंटरनेट पर और कॉलिंग पर लगी थी इसको हटाया जाए या नहीं, क्योंकि कल जुम्मतुल मुबारक है और रमज़ान भी चल रहा है, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होनी है। इज इट पॉसिबल कि एक बड़ा डिसीजन, एक बड़ा रिलीफ किसी को मिल सकता है कल के दिन के? मुझे लगता है कि कल का दिन भी मजीद सख्तियों के साथ ना निकल जाए। देखिए और साहब, अगर मैं बात करूं कल का दिन जो जुम्मतुल मुबारक है, एक बड़ा अजीम दिन है और अहम दिन है। सिक्योरिटी को लेकर कह सकते हैं कि डेफिनेटली इस पर सबकी निगाहें नजरें रहती है, क्योंकि जब फ्राइडे रहता है तो जुलूस निकलने के मामलात रहते हैं और सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट करना पड़ता है अपने आप को।
मगर कह सकते हैं कि जहां तक खबरें आ रही थी कि आज शाम को एक रिव्यू मीटिंग होगी और उस पर इंटरनेट की बात की जाएगी। तो अब देखने वाली बात जाहिर सी है कि जब शाम को मीटिंग होगी उस पर किस तरीके के फैसले लिए जाएंगे और सबसे पहले दिन को पूरा जज करना है, मामला क्या रहे। मगर मुझे लगता है कि जिस तरीके से कल जुमे का दिन है, शायद ये फैसला थोड़ा सा डेफर जरूर हो सकता है, क्योंकि कल फ्राइडे है और फ्राइडे को लेकर अगर देखा जाए तो एहतजाज के मामला या चलिए, कुछ बहुत कह सकते शुक्रिया हैं कि सईद पोजीशन इरफान के फाजल मामला श्रीनगर सामने से नजर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल श्रीनगर शहर की तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्तलिफ मकामात पर बैरिकेटिंग खड़ी की गई है। इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन मदद भी फराहम की जा रही है, लेकिन अमन कानून बरकरार रहे इस ज़िम्मन में तमाम जो है ज़रूरी इक़दाम भी किए जा रहे हैं। इस बीच इत्तलात और ख़बरों के मुताबिक कई मुजाहिरीन की गिरफ्तारी की इत्तलात आ रही है। अगरचे सरकारी तौर पर इन गिरफ्तारियों के बारे में कोई भी वाज़िया बयान सामने नहीं आया है, ताहम सियासी जमातों और मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों ने अब बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से मुतालबा करना शुरू कर दिया है कि उन तमाम लोगों की रिहाई को यकीनी बनाया जाए जिन्हें गुज़श्ता 4 दिन के दौरान गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। तो बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है कि उन नौजवानों के लिए जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए हैं या जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, ये वो लोग हैं जो आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे थे। और पहले दिन भी दूसरे दिन भी हमने देखा कि कई मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई हैं। पुलिस को अशकावर गैसों का इस्तेमाल करना पड़ा है। मुजाहिरीन ज़ख्मी होने की भी इतलात आई। इस बीच पुलिस के जवान कल भी ज़ख्मी हुए हैं, एक सीनियर अफसर के ज़ख्मी होने की भी कल खबर आई है। ताहम इस बीच इतलात और ख़बर यह है कि कई नौजवानों पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं और मुकदमात के साथ साथ गिरफ्तारियों का अमल भी तेज़ कर दिया गया है, जिसको लेकर कल जो उमर अब्दुल्ला की सरबराही में मीटिंग बुलाई गई थी, सिविल सोसाइटी की मीटिंग, जिसमें कई मजहबी पेशवा भी मौजूद थे, वहां पर भी इस मामले को उठाया गया है। तो बड़ी खबर ये कि अब ये दूसरा मामला बन रहा है जिनमें अंजुमन शरीशिया के जो रिप्रेजेंटेटिव कल वहां पर थे, आगा मुंतजिर, उन्होंने भी इस मामले को उठाया। दीगर जो शुरका वहां पर थे उन्होंने भी इस बात को उठाया कि जनाब जिन लोगों की गिरफ्तारियां FIR होनी है इसको रोकना चाहिए, बसूरत दीगर इससे सिचुएशन मजीद खराब हो सकती है। फिलहाल एक प्रेशर और आवाज़ बन रही है कि उन लोगों के लिए जो एहतजाज करते हुए नजर आ रहे थे, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नाराबाजी कर रहे थे, पुलिस ने मुकदमात और FIR दर्ज की है। अगरचे पुलिस या इंतजामिया की तरफ से अभी इस ज़मन में कोई भी वजाहती बयान नहीं आया कि कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, किन लोगों के ऊपर FIR है, मां सिवाय ये कि सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने किया है उनको लेकर FIR हुई है। हमने रात देर के बात की है जी MLA बडगाम से, और जो इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे हमारे नुमाइंदे ने बात की। जरा बात सुन लेते हैं कि क्या कुछ मीटिंग के अंदर कहा गया और किस तरीके से वो इसको देख रहे हैं। ICC में मीटिंग हुई है, इस पर बातचीत के लिए मौजूद है। बहुत शुक्रिया आगा साहब आपके टाइम का। सबसे पहले जानना चाहेंगे जो आज CM साहब के साथ आपकी मीटिंग हुई है, आपने क्या डिमांड्स या कौन से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और क्या कुछ आपको एश्योरेंस वहाँ से मिली है? देखिए, इस मीटिंग का मकसद था हालात का जायज़ा लेना। जो पिछले संडे से हालात यहाँ बने हुए हैं, शहादत के बाद पूरी जम्मू कश्मीर सरापा एहतजाज है सड़कों पर, इस हवाले से बात हुई। और मैंने अपनी बहैसियत MLA भी और बहैसियत नुमाइंदे अंजुमन शरीशियान मैंने ये डिमांड रखी कि जिन बच्चों को थानों में डाला गया है पिछले 1-2 दिन से, और उन पर अब ये भी कहा जा रहा है कि उन पर UAPA के सेक्शंस भी लगाए गए, एक तो उनको बिला मशरूत रिहा किया जाए और जो ये FIR उन पर लगाए गए ये भी इमीडिएट उन पर विड्रॉ हो। जिस तरीके से आपने कहा कि FIRs वगैरह लगाए गए, क्या अगर हुकूमत की तरफ से ये FIRs विड्रॉ नहीं किए गए तो आपकी तरफ से कोई इस पर मजम्मत या रेजिस्टेंस होगी? देखिए, हमारी यही कोशिश रहेगी कि अब जिस तरीके से हुकूमत ने भी और इंतज़ामिया ने भी आश्वासन दिया है कि हम इस चीज़ को कंसिडर करेंगे और उनकी रिहाई को यकीनी बनाएंगे। अगर वो नहीं होता हम इस पर सरापा एहतजाज करेंगे, चाहे फिर अंदर भी लड़ना पड़े या अदालत का दरवाज़ा भी खटवाना पड़ेगा। हम वो हर सूरत हर वो चीज़ करेंगे जिससे हमारे ये जो जवान है, इसमें अब खासकर हमारी बहनें भी बंद है, वो इस मुसीबत से निकाला और जो इन पर अब UAPA की तलवार है ये हम हटा के ही रहेंगे। अभी पूरी वादी में गैर यकीनी सूरत हाल है, किस तरह से आप अभी की जो सिचुएशन है इसको नॉर्मलाइज करने के हवाले से आवाम से भी अपील करेंगे और क्या लग रहा है कि कब तक यही सूरत हाल रहेगी? देखिए, मेरी मौजूदा हालात को देखकर मेरी यही आवाम से यही अपील है, जो रिलीजियस क़यादत का जो प्रोग्राम है
जो हमारी मजहबी क़यादत ने इस वक्त प्रोग्राम दिया है, चाहे वो इमाम बारों का रुख करना है, चाहे वो मसाजिदों का रुख करना है, उस प्रोग्राम को फॉलो अप करें। इस वक्त फेसबुक सेंसेशनलिज्म की कोई ज़रूरत नहीं, इस वक्त ट्विटर सेंसेशनलिज्म की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ जिस मकसद के लिए हम निकले हैं, एक तो इमाम के साथ तहज़ियत भी करना और उनके मिशन को रिटरेट करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। इस दिशा में हमें काम करनी है और उस दिशा में हम तभी कामयाब होंगे जब हम अपने रिलीजियस क़यादत का प्रोग्राम पर फॉलो करें। क्या अंजुमन शरीशियान की तरफ से कोई ऐसा प्रोग्राम है कल या आने वाले दिनों में जिसमें लोगों को आपने एहतजाज की दावत दी हो या मजलिस का कोई प्रोग्राम? देखिए, फ़िलहाल तो अंजुमन शरीशियान ने पूरे जम्मू कश्मीर में 40 दिन का शोक का ऐलान किया है और पहले दिन आपने देखा कि अंजुमन शरीशियान की कॉल पर ही पूरे जम्मू कश्मीर ने कैसे लाल चौक का रुख किया, अपना एहतजाज वहाँ लाल चौक पर आसान तरीके से वहाँ पर दर्ज किया। अब फ़िलहाल लोकली मजलिसी तहज़ियतें चल रही हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। प्रोग्राम वहीं है अंजुमन शरीशियान का। अब सबसे बड़ा प्रोग्राम परसों जुमे के दिन है, वहाँ इज्तिमाई फातिहा खानी मरकज़ी जो है बारा बडगाम में दी जाएगी इबादत। ये थे आगा मुंतज़िर मेहदी जो बडगाम के रुकन असम्बली हैं, बात कर रहे थे। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से बात की है, मुलाकात की है और साथ ही साथ उनसे मुतालबा किया है कि जिन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, जो पिछले कुछ दिनों से जो एहतजाज कर रहे थे, ताज़ियती जुलूस में शिरकत की उन्होंने कहा है कि उन्हें रिहा किया जाए और जो इन पर FIR दर्ज की गई हैं उसे भी वापस लिया जाए। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे, बात ज़रा उन वालिदीन की भी करते हैं जिनके बच्चे ईरान और दीगर कुछ इलाकों के अंदर फंसे हुए हैं। उन्होंने भी मरकज़ी सरकार से मुतालबा किया है कि उन बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। कुछ बच्चों को अगरचे जो मरकज़ी सरकार की मुदाखलत के बाद ही उन्हें अलग अलग मकामात जो महफूज मकामात हैं वहाँ पर उन्हें मुंतकिल किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं अभी जो ईरान के उन इलाकों के अंदर फंसे हुए हैं जिन्हें वहाँ से शिफ्ट करना, मुंतकिल करने की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में कल श्रीनगर के अंदर जो पेरेंट हैं उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए इस बात का मुतालबा मरकज़ी हुकूमत और जम्मू कश्मीर हुकूमत से किया है कि जो फंसे उनके बच्चे हैं चाहे बच्चियाँ हैं उन्हें महफूज मकामात पर पहले मुंतकिल किया जाए और उसके बाद ही उन्हें कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए ताकि वो अपने वतन अपने घर वापस आ जाए। और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो कुम इलाका है, कुछ बच्चों को वहाँ पर जिनमें कुछ भारतीय तलबा ही है, कुम इलाका है जहाँ उन्हें मुंतकिल किया गया। कल भी हमने इसी प्रोग्राम में वो तस्वीरें भी दिखाई हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के बच्चे इस वक्त ज़ेर तालीम है ईरान के अंदर, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन में है या दीगर मामलात में, उनकी वतन वापसी हो, घर वापसी हो, इस ज़मन में अब इक़दाम अगरचे मरकज़ी हुकूमत की तरफ से एक बाज़ाब्ता तौर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। सूबाई सतह पर सूबाई कमिश्नर की सरबराही में भी एक टीम बनाई गई है। मुसलसल वालिदैन का इसरार है कि उन्हें जल्दी से वापस वतन लाया जाए ताकि उनकी ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सके। मुसलसल पिछले 2 दिन से वालिदैन जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स के दफ्तरों के बाहर या सूबाई कमिश्नर के दफ्तर के बाहर जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि कोई अच्छी खबर उन्हें मिले। तो फिलहाल इतलात और ख़बर ये है कि वालिदैन सरापा एहतजाज भी है, परेशान भी है और उम्मीदें लगा रहे हैं कि उनके बच्चे बआसन सही सलामत वापस आएंगे। तो याद रखिएगा, ईरान के अंदर मौजूदा सूरत हाल के बीच हज़ारों की तादाद में भारत के बच्चे बच्चियाँ, ताजिर और ज़ायरीन जो है वो ईरान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर मौजूद थे, जिन्हें वापस लाने का अमल पहले ही शुरू किया गया था और इन बच्चों के हवाले से भी एडवाइजरियाँ पहले ही जारी कर दी गई थी। कुछ बच्चे वापस भी आए थे, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे वहाँ पर हैं जिन्हें वापस लाने का अमल तेज़ कर दिया जा रहा है। हमारे बच्चे भी ईरान में हैं। बेसिकली 1-2 दिन से वी वांट टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ इंडियन एम्बेसी व्हाट्स इन तेहरान and Ministry of External Affairs who have relocated our children from red zones to safer zones. But still, tonight, as communicated by some parents, there was intense bombing in Urmia University of Medical Sciences. वहाँ पे जो बच्चे हैं, जहाँ पे कश्मीरी बच्चे हैं, उस डॉर्म में कुछ क्रैक्स हो गए हैं. They are frightened, so वो mentally upset हैं. बातचीत हो रही है बहुत, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रही है जैसे नॉर्मल हालात में होती है। कभी कभार फ़ोन लगता है, ज़्यादातर नहीं लगता है। हम बहुत परेशान हैं यहाँ पर, पेरेंट्स, हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। तो बहुत शुक्रिया हमारी जो इंडियन एम्बेसी है
जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने बहुत काम किया है। दे हैव रिलोकेटेड द चिल्ड्रन टू सेफर प्लेसेस एंड वो बहुत सराहनीय बात है। हमारे बच्चे चलो रिलोकेट हो गए, लेकिन रिलोकेशन ही काफ़ी नहीं है। हमारी ये दर्दमंदाना ये अपील रहेगी इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन एम्बेसी से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, कि वो उन बच्चों को वहाँ से निकालें, क्योंकि जी एक्चुअली मेरा बेटा IUMS में पढ़ रहा है, वो तेहरान में है और तेहरान में रेड अलर्ट जोन दिया गया था। तो हमने पिछली बार बात की 2 दिन पहले, तो उनको ले जाया गया था, रिलोकेट किया गया था उनको टुकुम। लेकिन जहाँ तक हम बता सकते हैं कि ईरान में कोई भी जगह सेफ नहीं है इस टाइम पे। इवन हमें लग रहा था कि उर्मिया जो है वो बॉर्डर एरिया लोकेट है, वहाँ से सेफ है, लेकिन उर्मिया से बच्चों के हमें वॉइस नोट आ रहे हैं, वो हमें पिक्चर्स भेज रहे हैं, उनके डॉर्म्स में कैसी हालात है, कहीं भी कुछ भी सेफ नहीं है जी। वो जनाब वालिदैन शुक्रिया भी कर रहे हैं मरकज़ी वजारत ख़ारजा का, वज़ीर आज़म साहब का, जहाँ पर ये कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी भी बच्चे बाहर हैं, घर वापसी के मुंतज़िर, और उम्मीद करें कि जल्दी से ये सिलसिला आगे बढ़े। जम्मू कश्मीर के हवाले से खबरों का दौर है, और इस ज़रा एक और ख़बर से आपको बाखबर करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आर्मी एक और पहल करने जा रही है, और इस ज़िमन में कुछ रोज़गार के मौके भी फराहम किए जा रहे हैं, और इस ज़िमन में रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू किया जा रहा है। और पुंछ रजौरी के हवाले से एक अहम और बड़ी खबर है कि आर्मी तकरीबन 800 पोर्टर्स की भर्ती का अमल हाथ में ले रही है, और रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है ये 12 मार्च से 19 मार्च के दरमियान चलेगा। पुंछ रजौरी के अंदर 800 के करीब पोर्टर्स की भर्ती का अमल शुरू हो रहा है। खते पीर पंचाल के 2 अजला राजौरी और पुंछ सेक्टर के नौजवानों के लिए एक अच्छी खबर, जहां फौज की जानिब से तकरीबन 800 पोर्टर्स जो है उन्हें रिक्रूट, उन्हें भर्ती अमल में लाई जाएगी। तकरीबन 800 जो नौजवान हैं उन्हें भर्ती किया जाएगा। ये तकरीबन जो रिक्रूटमेंट रैलीज हैं ये 12 मार्च से 19 मार्च तक चलेगी, और तकरीबन 600 पोर्टर और 200 रिजर्व पोर्टर उन्हें एनरोल किया जाएगा। ये 7 ब्रिगेड हेडक्वार्टर राजौरी और पुंछ के अंदर जो रिक्रूटमेंट जो भर्ती अमल है वो अमल में लाया जाएगा। और उसके साथ साथ ही जो यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है, क्राइटेरिया रखा गया है, 18 से 40 साल की उनकी उम्र होनी लाजमी है। और जब वो भर्ती के लिए आ जाए नौजवान, उनके साथ आईडी कार्ड वो ज़रूरी होना चाहिए, और साथ ही साथ मेडिकल और पुलिस जो सर्टिफिकेट्स हैं वेरिफिकेशन वो उनके साथ लाजमी होनी ज़रूरी है। ये रिक्रूटमेंट के हवाले से फ़ौज की जानिब से जारी कर दिया गया है। और उसके साथ साथ ही जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन्हें रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है कि जो डिजिग्नेटेड ब्रिगेड लोकेशन है वहाँ पर वो रिपोर्ट करे, जिसके बाद ही ये रिक्रूटमेंट अमल जो है वो लाई जाएगी। चलिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 800 पोर्टर्स पुंछ रजौरी के अंदर भर्ती कर रहे हैं, और इस ज़िमन में भर्ती का अमल 12 मार्च से 19 मार्च के दरमियान होगा। 600 पोर्टर और 200 रिजर्व पोर्टर की एनरोलमेंट का सिलसिला शुरू होगा। 7 ब्रिगेड हेडक्वार्टर रजौरी और पुंछ के अंदर यह मामला किया जाएगा, और उम्र की हद 18 साल से 40 साल के दरमियान रखी गई है। और भारतीय शहरी जिनके पास ID प्रूफ है, मेडिकल की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और पुलिस वेरिफिकेशन को लाजमी करार दिया गया है। इसके अलावा कैंडिडेट्स के पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो 5 अटेस्टेड कॉपियाँ आधार कार्ड की, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आई कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की। उसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट को भी जो मकामी सरपंच है उससे भी उसको वेट करवाना होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो मेडिकल अफसर की होनी चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है वो पुलिस की होनी चाहिए। उसके बाद ये तमाम डॉक्यूमेंट लेकर वो मज़कूरा ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर पहुंचेंगे, जहां पर ये अपने कागजात जमा करेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये तो बात थी पुंछ रजौरी की, लेकिन जरा बात मुल्क के वजीर आजम की करते हैं। खलीज के अंदर जंग चल रही है। ईरान बमुकाबले 8-9 मुल्क इस वक्त चल रहा है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया है, और ईरान ने उन तमाम इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया है, हदफ बनाया है जहां पर अमेरिकी अफवाज मौजूद है। इस बीच भारत ने अपनी सफारती सरगर्मियां तेज कर दी हैं, और वजीर आजम साहब ने आज खुद कमान हाथ में ली है। गल्फ के कई अहम और हसास लीडरों के साथ कल रात देर गए वजीर आजम साहब की बातचीत हुई है। वजीर आजम ने वेस्ट एशिया क्राइसिस को देखते हुए कल अपनी एक पहल की है, और उस पहल के तहत ओमान, कुवैत और कतर के जो अमीर हैं उनके साथ कल बातचीत हुई है, जो सरबराहान हैं उनके साथ बातचीत हुई है। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से गल्फ के अंदर मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया, और ये साफ किया कि भारत
इस वक्त इन तमाम मुल्कों के साथ खड़ा है। ताहम इन मुल्कों के अंदर जो भारतीय लोग मौजूद हैं, इंडियन कम्युनिटी वहाँ पर मौजूद है, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने ओमान, कुवैत और कतर के सरबराहान के साथ टेलीफोनिक राब्ते पर गुफ्तगू की है। कॉन्फ्लिक्ट तब पैदा हुआ जब ईरान के मजहबी और सुप्रीम लीडर अली खामनाई को एक टारगेट ओरिएंटेड ऑपरेशन में शहीद किया गया। उसके बाद ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स के ज़रिए से रिटेलिएशन की है, जिनमें ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन और दीगर जो मुल्क हैं वो तमाम रेंज में लाए गए, वहाँ पर हमले हुए हैं। और इस बीच कल रात देर गए वज़ीर आज़म ने आज खुद इन 3 मकामात के सरबराहान, ओमान, कुवैत और कतर के सरबराहान के साथ गुफ्तगू की, और जो भारतीय शहरी वहाँ पर मौजूद हैं उनकी हिफाजत कैसे यकीनी बनाया जाए, अगर घर वापसी करनी है तो कैसे वो मुमकिन हो सके, इस ज़िम्मन में तमाम तैयारियां की गई हैं और तमाम बातचीत जो है वो हो रही है। और याद रखिएगा, इससे कबल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का भी इजलास नई दिल्ली के अंदर हुआ था, और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के इजलास के अंदर भी कई अहम और बड़े फैसले लिए गए थे। और उन्हीं फैसलों के तहत वज़ीर आज़म ने कल हातिम बिन तारिक जो सुल्तान ओमान के हैं, क्राउन प्रिंस कुवैत शहबाब अल खलीदी अल हमीद अल मुबारक के साथ, और अमीर कतर के जो है तमीम बिन हमीद अल तानी, उनके साथ टेलीफोनिक रब्ता किया है। और टेलीफोनिक बातचीत के दौरान जहां इन गल्फ मुल्कों को दरपेश मौजूदा सूरत हाल में भारत ने ताउन और यकीन दहानी कराई है, वहीं पर भारतीय जो लोग वहां पर मौजूद हैं उन्हें किस तरीके से बहिफाजत रखा जाए, इस ज़िम्मन में भी तमाम बातचीत जो हुई है। याद रखिएगा, मामला इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस पूरे खलीजी इलाके के अंदर है जहां पर जंग छिड़ी हुई है, और इस बीच रात देर गए वज़ीर आज़म ने ओमान, कुवैत और कतर के सरबराहान के साथ बातचीत की है। बढ़ती आगे बात जरा अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की करते हैं, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान अब दोबारा से कशीदगी नजर आ रही है। तकरीबन 30 घंटों तक वहां पर बंदूकें खामोश रहने के बाद ही दोबारा से तसादुम की इतलात मौसूल हो रही हैं, और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सरहद है, जिनमें पख्तिया और इसके साथ साथ ही तूरखम है, कुनर है, वहां पर दोबारा से फायरिंग की इतलात मौसूल हो रही है। 30 घंटे की खामोशी के बाद दोबारा तसादुम की इतलात मौसूल हो रही है, और पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से कंधार के अंदर दोबारा से जो एयर स्ट्राइक है, फ़िज़ाई हमला है, उस की इतलात मौसूल हो रही है कि दोबारा से कंधार के अंदर ये फ़िज़ाई हमले हुए हैं। और उसके साथ साथ ही कंधार सिटी के अंदर मुख्तलिफ धमाकों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, इस तरह की इतलात मौसूल हो रही है। और अफगान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान के कुछ जो मिलिट्री पोस्ट्स है उन्हें निशाना बनाया गया है, इस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं। और साथ ही साथ जो पख्तिया है, तूरखम है, कुनर है, वहाँ पर भी क्लैशेस यानी कि तसादुम की इतलात मौसूल हो रही है। और जो तनाव है दोनों मुल्कों के दरमियान यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, ये मज़ीद वसी होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। और जो सरहद के नज़दीक दोनों ममालिक के अंदर जो सरहद के नज़दीक जो रिहाइश पजीर लोग हैं उनमें एक बार फिर खौफ हिरास फैल गया है, क्योंकि जो तनाव है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ ममालिक के इदारे हैं वो इस हालात पर, इन हालात पर नज़र रखे हुए हैं कि किस तरह के हालात वहाँ पर बन रहे हैं। और माना जाता है कि अगले दिनों के दौरान, जो आने वाले दिन हैं, आने वाले दिनों के दौरान ये मज़ीद जो तनाव है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये वसी होता जाएगा। के बीच झड़प हुई है और पाकिस्तानी एयर फोर्सेस ने कंधार के अंदर एयर स्ट्राइक किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि एयर स्ट्राइक की गई है कंधार के अंदर, और एक जगह नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया और ज़राए ब्लॉग के मुताबिक पाकिस्तान की एयर फोर्सेस ने मुतअद्दिद मकामात पर कंधार के अंदर जाकर ये एयर स्ट्राइक्स की है। अफगान फोर्सेस का मानना है कि उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट्स को निशाना बनाया है, और ये जो 2-3 पोस्ट कुनार है, तुरखम है और दीगर मकामात हैं, वहाँ पर भी तसादुम इस वक्त जारी है। तो इस एक तरफ से ईरान
बमुकाबले अमेरिका और इजराइल, और दूसरी महाज पर पाकिस्तान बमुकाबले अफगानिस्तान भी शुरू हो गया है और सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर यह दूसरा महाज भी दोबारा से गर्म होते हुए नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि एक बार फिर अफगान पाक कशीदगी जो वो देखने को मिली है। पाकिस्तानी एयर फोर्सेस ने कंदहार के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक्स की है, इस तरीके की इतलात और खबर जो है वो सामने आ रही है। चलिए जनाब, खबरों की बात हो रही है, हमलों की बात हो रही है, तो आपको सीधे मशरिकी वस्ता लिए चलते हैं। और मशरिकी वस्ता के अंदर इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि इजराइल की तरफ से बैक टू बैक हमले किए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इजराइल ने तेहरान और बैरूत के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बैक टू बैक हमले किए हैं। चलिए नाजरीन, जहाँ मशरिकी वस्ता की बात करें तो एक बार फिर जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि इसराइल की जानिब से तेहरान और बैरूत पर ताज़ा हमले किए गए हैं और मगरबी ईरान के मुतअद्दिद जो इलाके हैं वहाँ पर ज़ोरदार धमाकों की इतलात भी मौसूल हो रही हैं और उसके साथ साथ ही रेडियो टीवी अथॉरिटी की इमारत को निशाना बनाया गया है। नुकसान की इतलात मौसूल हो रही हैं और फिलहाल कोई जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हो रही है। इजराइल की जानिब से लगातार ये हमले किए जा रहे हैं। बैरूत के अंदर भी इस तरह के हमले किए गए हैं, फिजाई हमले, और उसके साथ साथ ही जो तेहरान है, तेहरान पर भी फिजाई हमले इजराइल की जानिब से किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से इजराइल की जानिब से भी निशाना बनाया जा रहा है, मिसाइल हमले किए जा रहे हैं इजराइल के मुख्तलिफ शहरों के अंदर। लेकिन इजराइल की जानिब से दोबारा से फिजाई हमले लगातार ईरान और बैरूत के अंदर फिलहाल किए गए हैं, लेकिन जानी नुकसान की इतला नहीं है। लेकिन माली नुकसान की इतलात मौसूल हो रही है कि काफ़ी सारी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें रेडियो टीवी अथॉरिटी की इमारत भी शामिल है। एक बार फिर तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया है। ताज़ा तरीन हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं और न सिर्फ तेहरान के अंदर बल्कि कुर्दिश प्रोविंस जो बैरूत के इलाके जात हैं वहाँ पर भी इस तरीके की कार्रवाई जो है वसत की गई है और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का IDF की तरफ से दावा पेश किया गया है। यह तस्वीरें खुद बयान कर रही है कि किस तरीके का हमला तेहरान के अंदर और इजराइल की तरफ से लेबनान, बैरूत के आसपास के इलाकों के अंदर एक बार फिर जोरदार हमला किया गया है और ये पूरा इलाका इस वक्त सायरन से गूंजता हुआ नजर आ रहा है। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इजराइल की तरफ से कार्रवाई की गई है। ताम अभी तक इन कार्रवाइयों में कितने लोग मारे गए हैं, क्या कुछ तफसीलात है, उसका आना बाकी है। लेकिन बड़ी खबर कि इस वक्त इजराइल की तरफ से तेहरान और बैरूत पर मुसलसल बमबारी की जा रही है। ईरान ने एक बड़ा बयान दिया है और ईरान का बड़ा बयान तब आया है जब अमेरिका और इजराइल की तरफ से मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की जा रही है। ताम इस बीच ईरान ने बड़ा बयान दिया है कि वो बराह रास्त अब जौहरी हथियारों पर हमला करेगा और उस मकाम पर हमला करेगा जहां पर जौहरी हथियार छुपाए गए हैं। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया कि वो इजराइल के डायमंड न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाने जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त ईरान के IRF की तरफ से जो रिपब्लिकन गार्ड्स हैं उनकी तरफ से सामने आई है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल के डायमंड न्यूक्लियर साइट को निशाना बना सकता है। तेहरान के तरफ से ये साफ कर दिया गया कि जो तेहरान के लिए वो ख्वाब देख रहे हैं कि रिजीम चेंज होगा और अनरेस्ट पैदा किया जाएगा और यहाँ पर खाना जंगी में मुल्क को धकेला जाएगा, वो ख्वाब शर्मंदा ताबीर नहीं होने दिया जाएगा। डायमंड रिएक्टर ईरान के निशाने पर है। वीडियो रिलीज किया गया है ईरान की तरफ से और ये साफ कर दिया गया है कि अगला हदफ अब ईरान के अंदर ये जो इजराइल का डायमंड न्यूक्लियर साइट है वो होगा। और इजराइल ने अगरचे अभी ईरान के इस
बयान के हवाले से कोई रद्दअमल नहीं दिया है, ताहम स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंस जो है न्यूक्लियर फैसिलिटी की, उस हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। बड़ी खबर, टेंशन और ज़्यादा वसी हो रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, जहां पर एक तरफ से इजराइल ने ईरान के मुख्तलिफ इलाकों को दोबारा से निशाना इस वक्त बनाया है, वहीं पर थोड़ी देर पहले खबर रसा इदारों के मुताबिक ईरान ने भी बड़ा बयान जारी कर दिया है और ईरान की गैर सरकारी इदारों के मुताबिक डायमंड न्यूक्लियर साइट को अब निशाना बनाया जाएगा ताकि इजराइल को एक ही बार जवाब दिया जा सके। एक बड़ी खबर इस वक्त ईरान से सामने आ रही है, जिसके बाद इजराइल का मौक़िफ़ क्या कुछ होगा, अमेरिका इस पूरे मामले पर क्या करेगा और दीगर अथॉरिटियां क्या कुछ कहेंगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया है, वार्न किया है कि वो स्ट्राइक कर सकता है इजरायली डायमंड न्यूक्लियर साइट को, और ये वीडियोस ईरान की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। खबर ईरान की जानिब से कहा गया है कि वो जो जिमोना न्यूक्लियर साइट है इजराइल के अंदर, उसको स्ट्राइक कर सकता है, उस पर निशाना साध सकता है। ये ईरान की जानिब से कहा गया है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल को जिस तरह से हालात बनाए हैं ईरान के अंदर, उसका खुद ब खुद जिम्मेदार ठहरा है और साथ ही साथ कहा है कि रिजीम चेंज करने की कोशिश के दौरान जो ईरान का जो हदफ होगा वो जिमोना न्यूक्लियर साइट है, उसे टारगेट किया जा रहा है और माना जाता है कि इस हालात की वजह से अगर ऐसा हुआ तो खलीजी ममालिक के अंदर एक बड़ी तबाही हो सकती है और जो मिडल ईस्ट जो टेंशन्स है वो एक डेंजरस लेवल्स वहाँ पर पहुँच सकता है। इस तरह के जो माहिरीन हैं वो उन्होंने इस हवाले से बात कही है। लेकिन इजराइल की जानिब से अभी तक जो ईरान की जानिब से जो धमकी दी गई है, इजराइल की जानिब से उस धमकी का अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया है। चलिए जनाब, इसके बाद जरा सऊदी अरब की भी बात आपको बताते हैं। सऊदी अरब ने एक बड़ा दावा पेश किया है और सऊदी अरब की तरफ से ये दावा किया गया है कि ईरान की तरफ से बैक टू बैक कई हमले, सऊदी अरब की कई इंस्टॉलेशंस, कई इमारतों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पर नाकाम बना दिया गया है। और सऊदी हुकूमत की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि 3 बड़े ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया, रोका गया हवा में ही। सऊदी अरब का बड़ा बयान आया है कि जिस वक्त ईरान ने एक बार फिर सऊदी के मुख्तलिफ एसेट्स को निशाना बनाने की कोशिश की, वजारत दिफा सऊदी अरब की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि उन्होंने 3 बड़े ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है अल खजर इलाके के अंदर और यहीं पर ये इंटरसेप्ट हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी कैजुअल्टी या नुकसान नहीं हुआ है। 3 ड्रोन्स ईरान की तरफ से भेजे गए थे, इंटरसेप्ट उनको करने का दावा सऊदी अरब की तरफ से किया गया है। ड्रोन बहुत नज़दीक तक आ गए थे, ताहम ये कहां से आए, किस लॉन्चिंग पैड से भेजे गए थे, इस ज़िमन में सऊदी हुकूमत की तरफ से कोई भी वजाहती बयान जारी नहीं किया गया। तो बड़ी खबर कि सऊदी अरब दोबारा से अलर्ट पर चला गया है, एयर डिफेंस सिस्टम को हाई लेवल एक्टिवेशन मोड में कर दिया गया है और 3 ड्रोनों को नाकाम बनाने का दावा सऊदी वजारत खारजा की तरफ से किया गया है। उन्हें एक्टिवेट किया गया है और अभी तक जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी माली नुकसान भी हुआ है, इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं। और जो ड्रोन ऑरिजिन है, अभी तक ये कहां से ये ड्रोन आया है इसकी इतलात सऊदी अरब की जानिब से नहीं दी गई हैं, लेकिन सिक्योरिटी अलर्ट खत्ते के अंदर लगातार बढ़ रही है और साथ ही साथ सऊदी फोर्सेस की जानिब से कहा गया है वो किसी भी जो हालात का निपटने के लिए तैयार हैं, ये सऊदी फोर्सेस की जानिब से कहा गया है। बढ़ते हैं आगे, बात जरा अब अमेरिका की करते हैं, क्योंकि अमेरिका के यूएस सेक्रेटरी डिपार्टमेंट जो मार्क रूबियो हैं, उनकी जानिब से भी मार्क रूबियो का सऊदी हम मनसब से राबता किया गया है। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं कि मार्क रूबियो की जानिब से सऊदी हम मनसब के साथ मुलाकात की गई है, फ़ोन पर राब्ता हुआ है और इलाके के अंदर जो हालात हैं, किस तरह के हालात हैं, उस पर तबादुल ख्याल किया गया है।
और साथ ही साथ ईरान की मुसलसल कार्रवाई पर तशवीश का इजहार किया गया है, क्योंकि जिस तरह से ईरान की जानिब से जो यूएस क्या जो वहाँ पर बेसिस हैं या एम्बेसी हैं उन्हें निशाना बनाया गया है, किस तरह के वहाँ पर अभी मौजूदा हालात हैं। अगरचे वहाँ पर जो एम्बेसी है उन्हें खाली कर दिया गया है, लेकिन किस तरह के हालात बने हुए हैं उस पर तबादुल ख्याल किया गया है सऊदी हम मनसब के साथ। मार्को रूबियो जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मार्को रूबियो, उनकी जानिब से अपने जो सऊदी हम मनसब हैं प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की है और सूरत हाल का तबादुल ख्याल किया गया है। और ईरान की जानिब से जो यूएस एम्बेसी, यूएस बेसिस को निशाना बनाया गया है उस पर तशवीश का इजहार किया गया है। ने सऊदी हुकूमत वजारत खारजा के साथ रब्ता किया है और गुज़श्ता दिनों ये जो हमले वहाँ पर हो रहे हैं इस पर जहाँ एक तरफ से तशवीश का इजहार किया है, वहीं पर यह साफ किया है कि इंतज़ामिया इन तमाम मामलात को देख रही है और हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है कि दोस्त मुल्कों को किसी तरीके का नुकसान इस ज़िमन में ना हो। बड़ी खबर जहां सऊदी हुकूमत की तरफ से यह दावा पेश किया गया, ड्रोन को नाकाम बनाया गया, वहीं पर मार्क रूबियो और वजारत खारजा सऊदी अरब के बीच में मुलाकात का सिलसिला भी हुआ है, जिस बीच इत्तलात और ख़बर यह है कि यहाँ पर तमाम तर सूरत हाल को जांचा गया, परखा गया और आपस में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए इस ज़िमन से भी मार्क रूबियो को जो है वो बताया गया। प्रिंस फैसल ने बाज़ाब्ता तौर पर मौजूदा सूरत हाल जो मिडल ईस्ट की है उस पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। सऊदी हुकूमत और गल्फ एसेट्स जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो बचे कुछ एसेट्स हैं, इन्हें किस तरीके से बचाया जाए इस ज़िमन में भी इक़दाम करने की बात जो है वो सामने रखी गई है। तो ये थी बात जनाब सऊदी हुकूमत की। लेकिन ज़रा वापस ईरान आते हैं और ईरान के अंदर इस वक्त इजलास चल रहा है और उस इजलास के अंदर कई अहम फैसले लेने हैं। उन फैसलों के बीच क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो अफवाहें और ख़बरें थी मुश्तबा खामनाई जो फर्जंद थे अली खामनाई साहब के, उनकी हिलाकत के हवाले से खबरें आ रही थी, ताहम वो खबरों की तरदीद हो गई है, क्योंकि इतलात और खबरों के मुताबिक मुश्तबा खामनाई का ताज़ा तरीन वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में वालिद की हिलाकत के बाद ईरान के अंदर मौजूदा सूरत हाल और खुबरगान के इजलास के हवाले से वो खुद बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरानी लीडर की साबिक ईरानी लीडर अली खामनाई के फर्जंद मुश्तबा खामनाई टीवी पर आप देख सकते हैं, जिन्होंने एक मुख्तसर सा पैगाम ईरानी अवाम के नाम दिया है और साफ कर दिया है कि शहीदों के खून की पासदारी की जाएगी, हिफाजत की जाएगी और जो मिशन वो अधूरा छोड़ के चले गए हैं उस मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। ये वीडियो पैगाम तब जारी हुआ जब मशरिक के कई ज़राए अबलाग ये बता रहे थे कि मुश्तबा खामनाई एक हमले में मारे गए हैं और दूसरी बार ये चल रही है मजलिस खुबरगान का जो इजलास चल रहा था उसमें इस बात की भी इतलात थी कि अगले सुप्रीम लीडर अभी जो आए हैं ये कायम मुकाम है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर कौन होंगे सुप्रीम लीडर, किसके हाथ में पूरे ईरान की क़यादत चली जाएगी, उस ज़िमन में कई नामों पर तबादले ख्याल चल रहा था। लेकिन सब ये इस बात पर मुत्तफिक है कि अली खामनाई साहब के फर्जंद मुश्तबा खामनाई इसके लिए बड़े अहल है और मुश्तबा खामनाई को ये पूरा काम सौंपा जा सकता है। लेकिन किन अल्फाज का और बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ है मुश्तबा खामनाई की, जरा इसको देख लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम बर मिल्लत अजीज व मुबारज़ मा। امروز رهبری این امت بزرگ را بر عهده میگیرم تا در راه شهیدانمان گام برداریم و امت خود را از بندگی آزاد کنیم. ما تا آخرین نفر از میان خود خواهیم جنگید تا تجاوز وحشیانه غرب را دفع کنیم. پایدار بمانید، زیرا پیروزی یار شماست و اراده ما هرگز شکست. आयतुल्लाह अली खामनाई के फर्जंद मुश्तबा खामनाई, जिनका मानना है कि उनके नक्श कदम पर हमें चलना होगा। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर, जहां पहले इजराइल की जानिब से कल कहा गया है कि उन्हें सुप्रीम लीडर मुकर्रर किया गया, लेकिन ईरान की जानिब से इस हवाले से अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे, बात ज़रा अमेरिका सेनेट की भी करते हैं, क्योंकि बड़ी और अहम खबर अमेरिकी सेनेट के हवाले से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहाँ पर ईरान पर कार्रवाई महदूद करने की करारदाद मुस्तरद कर दी गई है। बड़ी और अहम खबर और इसके
साथ साथ सदर के जंगी इख्तियारात पर बहस भी तेज चल रही है। बड़ी और अहम खबर आपको और उस हवाले से जब वोटिंग हुई है तो वोटिंग 53-47 वोट जो उसके खिलाफ पड़े हैं और हमले जारी रहेंगे, इस तरह की इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि सेनेट के अंदर ये बात चली है। लेकिन जो मोस्ट रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने इस रेजोल्यूशन को मुस्तरद किया है और कहा है कि जो हमला है वो जारी रहेगा। लेकिन जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी जानिब से उन्होंने जो कांग्रेस की जानिब से जो अप्रूवल किया गया है उसकी हिमायत की है। लेकिन जो सदर के इख्तियारात हैं उस पर जो बहस है सेनेट के अंदर काफ़ी देर तक चली और अभी भी वहां पर माना जाता है कि उस पर बहस आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी, क्योंकि सदर की जानिब से जो ईरान पर हमला किया गया है कुछ का मानना है कि ये फैसला गलत है, गलत इख्तियारात उन्होंने इस्तेमाल किया है, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल। लेकिन कुछ का मानना है कि हमें ईरान पर हमले जारी रखने हैं। उस करारदाद पर वोटिंग हुई है कि क्या अमेरिका ईरान पर कार्रवाई जारी रखे या रोके। उस ज़िमन में फिलहाल इतलात ये है कि कार्रवाई जारी रखने के हक में सेनेटर्स मौजूद रहे, लेकिन सवाल जवाब का तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। आसिफ रशीद हमारे न्यूज़ एडिटर हमारे साथ है। आसिफ जरा अपडेट करें, ये जो सेनेट का इजलास है काफ़ी अहम इजलास था। ईरान अमेरिका के बीच में क्या कुछ रिश्ते होने चाहिए, क्या कुछ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, खलीज के अंदर किस तरीके की सूरत हाल, इन तमाम मामला पर गुफ्तगू हो रही थी और फाइनली वोट किया गया करारदाद पर। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास और किस तरीके से इसको देखा जा रहा है अमेरिका के अंदर? देखिए, ये एक तरह से ओपिनियन था उस हाउस का जो ये बहुत हद तक डिसाइड करने वाला था कि क्या ये कार्रवाई जारी रहेगी, मिलिट्री ऑपरेशन जिसका आगाज एपिक फ्यूरी के नाम से 28 तारीख को हुआ या नहीं। सवाल जवाब का जब सिलसिला चला तो इस बीच वोटिंग कराई गई और रिपब्लिकन एक उम्मीदवार हैं, सेनेट हैं डेन, उनकी तरफ से एक वॉर ऑफ जो प्रपोजल है वो लाया गया कि अमेरिका के सदर जितने भी उनके इख्तियारात हैं वो अगर महदूद हो तो शायद चीजें बेहतर हो सकती है। दूसरा, उनका असल में कंसर्न ये था कि जब भी किसी मुल्क पर कोई चढ़ाई करनी हो, कार्रवाई करनी हो, कोई मिलिट्री के पर्पज से इतना बड़ा एक्शन अगर अमेरिका के राष्ट्रपति या वहां के सदर लेते हैं तो कम से कम रिपब्लिकन और जो डेमोक्रेट्स हैं दोनों तरफ और जो कांग्रेस खासतौर से जिनका एक अलग से सेनेट चलता है, अलग से हाउस है, उनकी सहमति होनी चाहिए, बइत्तफाक के राय कोई फैसला लिया जाना चाहिए। लेकिन ये एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए भी है, अपोजिशन के लिए, और एक तरह से राहत भी है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जिनने इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉडी लैंग्वेज कल के मुकाबले काफी डिफरेंट नजर आ रही थी, क्योंकि दो धड़ों में अमेरिकन बटे हैं, ग्रुप्स बन रहे हैं और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जो कार्रवाई की गई वो गलत है, जंग इसराइल की है तो अमेरिका इसमें क्यों कूद पड़ा है जहां पर फौज का नुकसान उठाना पड़ा है। आज जब वोटिंग कराई गई, जो पॉलिटिकली बहुत बड़ा एक मोटिवेटेड सब्जेक्ट भी था और बहुत बड़ा कदम भी, जहां पर आप सब जानते हैं कि जो अमेरिका के मौजूदा सदर हैं उनके साथ जो नंबर्स थे वो 53 इसलिए फेवर में गए क्योंकि उनके नंबर्स ऑलरेडी सेनेट में ज्यादा है, यानी अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं वो कम है। 45 मेंबर्स और 2 आजाद उम्मीदवार, 47 लोगों ने यस कहा, वो लोग जो कहते थे कि इस कार्रवाई को रोकने के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाने चाहिए। लेकिन इसके मुकाबले 53 वोटों से इस करारदाद को, इस रेजोल्यूशन को मुस्तरद कर दिया गया, ये प्रस्ताव खारिज हो गया, क्योंकि 53 लोगों का ये मानना था जो कार्रवाई की गई है आप किसी भी सदर के इख्तियारात महदूद नहीं कर सकते और कोई जरूरत नहीं है कि अगर कांग्रेस ना भी उन्हें बताए तब भी वो अपने हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं। ये फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि क्या डेडलाइन अमेरिकन देने में नाकाम हुए हैं या कामयाब हुए हैं, कि कब जाकर वॉर खत्म होगी और जो मेन ऑब्जेक्टिव था उनका ईरान पर हमला करने का क्या वो हासिल हुआ या नहीं। तो उसका जवाब कम से कम एक मिला है कि कार्रवाई अभी रुकेगी नहीं और इस जंग के बढ़ने के खदशात और जो खतरात थे वो मुसलसल बढ़ रहे हैं। एक वहां पर वोटिंग, इधर दूसरी तरफ इंडियन ओशन के करीब, यानी भारत का जो इंटरनेशनली जिसको भारत अपना पानी मानता है वो वाला हिस्सा, वहां तक जंग की आहट सुनाई देना, फिर श्रीलंका के अंदर कोस्ट गार्ड के करीब हमला होना,
ये बताता है कि अगर यहाँ से वोटिंग हो भी जाती, पास हो भी जाता, तो लगता नहीं इतना ज्यादा फर्क पड़ता, क्योंकि आपको याद होगा एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के मामले पर एक बड़ा फैसला ट्रंप के खिलाफ सुनाया, गैर कानूनी करार दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया उस मूव को। इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमारी जो जुडिशरी है वो हमारे मुल्क के ऊपर एक धब्बा है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानने वाला बंदा कांग्रेस के हाउस को कैसे मानता, ये भी समझ से बाहर है। लेकिन कम से कम एक चीज जरूर है कि इस वक्त दबाव बढ़ रहा है, अमेरिकन मानते हैं। कल ही सेनेट की एक और मीटिंग हुई जहां की अब वीडियोस भी सामने आ गई हैं। एक फॉर्मर वहां के नेवी के एक ऑफिसर है जिनको सेनेट से बाहर पकड़ कर निकाला गया, जिनका हाथ भी टूटा क्योंकि वो मुखालफत कर रहे थे कि आपने कार्रवाई की, ये लड़ाई इजराइल की, अमेरिकन इसमें क्या ढूंढ रहे हैं। वहां से वापस लाशें आ रही हैं। फिर वीडियोस वायरल हुई हैं अमेरिका की, जो बहरीन के अंदर बेस है, वहां पर मिलिट्री जो विमेन ब्रिगेड है, जिन्होंने वीडियोस वायरल करके कहा है हम अमेरिका को बहुत मिस कर रहे हैं, हम इस लड़ाई में नहीं आना चाहते थे लेकिन ट्रंप ने हमें धकेला है। तो ये जो इंटरनेशनली भी एक दबाव था और अपने साथियों से भी काफी मजामत का उनको सामना करना पड़ा। विद इन कंट्री, मुल्क के अंदर भी इस जंग को लेकर दो धड़े इस वक्त बन गए। ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि सेनेट के अंदर की क्या कुछ कहानी है और किस तरीके से अमेरिका की सियासत चल रही है। अमेरिका की बात चली है ना, तो आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बताएंगे, क्योंकि अफवाज का आना लगातार जारी है। एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि जनाब ग्राउंड इन्वेजन होगा, हम जमीन पर फौजियां भेजेंगे और लड़ेंगे, ट्रंप साहब कह चुके हैं। लेकिन ट्रंप साहब की प्रेस सेक्रेटरी क्या कह रही है, इस पर भी थोड़ी देर में चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि एक और बड़ा मामला ईरान इजराइल हवाले से ही सामने आ रहा है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और इराक की क्या कुछ पोजीशन है और इराक के एक बड़े मजहबी पेशवा का एक बड़ा बयान आया, बयान क्या है और उससे इराक, हिजबुल्लाह और आसपास के इलाकों के अंदर क्या कुछ हो सकता है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहेगा हमारे साथ। तुम्हें प्रोग्राम सलाम जी के में नाजरीन, हम बात मशरिक़ वस्ता की कर रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के जंग के हवाले से बात कर रहे हैं। बढ़ते आगे बात ज़रा एक और मशरिक़ वस्ता के हवाले से, जहां पर अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि फ़िलहाल ईरान पर फ़िज़ाई हमले जारी रहेंगे, लेकिन ज़मीनी हमला फ़िलहाल इसका कोई इरादा नहीं है। और ये उस वक्त सामने आया है जब वाइट हाउस की जानिब से इसका बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक की गई है कि फ़िलहाल ज़मीनी जंग नहीं की जाएगी। जब उससे सवाल पूछा गया है उसके बाद ही जवाब दिया गया है यूएस की जानिब से। उन्होंने कहा है कि ग्राउंड जो ट्रूप्स हैं, ज़मीनी फ़ौज, फ़िलहाल ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इसकी ज़रूरत नहीं है, यानी कि ज़मीनी फ़ौजें जो है ईरान के अंदर नहीं भेजी जाएंगी। फ़िलहाल जो प्लान है उनका जो फ़िज़ाई हमला है वो जारी रहेगा, लेकिन ज़मीनी हमला फ़िलहाल कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका जवाब इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिया है कि फ़िलहाल हमें ज़मीनी जंग की कोई ज़रूरत नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी जाएगी। लेकिन इस हवाले से जब कल व्हाइट हाउस के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया है कि फ़िलहाल ज़मीनी फ़ौजी अमेरिका के अंदर, ईरान के अंदर नहीं भेजी जाएगी। फ़िलहाल फ़ज़ाई जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। Could you tell us about the President's current thinking about ground troops and whether they could be used? If they were to be sent into Iran, what would they be used for? What's the situation of that? Well, they're not part of the plan for this operation at this time, but I certainly will never take away military options on behalf of the President of the United States or the Commander-in-Chief, and he wisely does not do the same for himself. I know there's many leaders in the past who like to take options off of the table without having a full understanding of how things could develop. So again, it's not part of the current plan, but I'm not going to remove an option. प्लान नहीं है कि हम ज़मीनी कार्रवाई करें। फ़िलहाल जंगी जो कार्रवाई है, फ़िज़ाई राब्ते फ़िज़ाई जो हमले हैं वो फ़िलहाल जारी रहेंगे। चलिए जनाब, अमेरिका के बाद आपको लीबिया लिए चलते हैं, जहां पर लीबिया के सबसे बड़े मजहबी पेशवा का बड़ा बयान सामने आया है। लीबिया के मुफ्ती आज़म ने बड़ा बयान दिया है। इजराइल, अमेरिका
और ईरान के बीच जारी तनाव पर लीबिया के मुफ्ती आजम का बड़ा बयान सामने आया है। और यह बयान तब आया है जब पहले ही ईरान के अंदर आयतुल्ला की हिलाकत हुई है, शहादत हुई है, और उसके बाद लीबिया के ग्रैंड मुफ्ती का बड़ा बयान सामने आया है जिनका कि इजराइल अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान के अंदर मौजूदा सूरत हाल बनाई है ये इंतहाई अफसोसनाक है। दर पर दर ये एक साजिश है और ये साजिश इस्लामिक दुनिया को तबाह कर देगी। फतवा जारी कर दिया गया है इकट्ठा रहने का और साफ कर दिया है कि इस्लामिक वर्ल्ड को एक साथ आना चाहिए। रिलीजियस स्कॉलर सादिक अली की तरफ से ये बयान दिया गया है और ये बयान तब आया है जब ईरान के मजहबी पेशवा की हलाकत हुई है, शहादत हुई है। एहतजाजी मुजाहिरे दुनिया भर के अंदर जारी है। अमेरिका बैक टू बैक इजराइल के साथ मिलकर हमले ईरान पर कर रहा है और मुफ्ती आजम लीबिया ने जो बयान जारी किया है उसने कहा कि ये एक साजिश है और इस साजिश के तहत पूरी दुनिया तो एक तरफ लेकिन मुस्लिम ब्लॉक को होश के नाखून लेने चाहिए। इत्तेहाद नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब सफ़े हस्ती से ये सारी चीज़ें उड़ती हुई नजर आएंगी। मुनज़्ज़म रहने का फतवा जारी किया है मुफ्ती आजम लीबिया ने। This is a Jewish expansionist war to spread disbelief, atheism, and the Abrahamic religion throughout the region. Now they are dragging Arab and Gulf states into it. When Iran targets American military bases or personnel in any part of this country, it is acting in self-defense. This is its right, because these are enemies who attacked it in its own backyard. Iran was maintaining a position of seeking peaceful solutions and was at the negotiating table when suddenly it found itself targeted. Its leaders and infrastructure were targeted, and nothing was spared. Thousands of airstrikes. चलिए नाजरीन, बढ़ती आगे बात जरा जहां ईरान और अमेरिका इसराइल के जंग के हवाले से कर रहे हैं तो बड़ी और अहम खबर अभी तक आ रही है। रिपोर्ट के हवाले से ये जो खबर आ रही है कि ईरान की जानिब से मुख्तलिफ जो US बेसिस हैं या दीगर इंस्टॉलेशंस हैं उन्हें मिलिट्री इंस्टॉलेशंस उन्हें निशाना बनाया गया है। इस तरह का रिपोर्ट जो है, इस तरह की इतलात जो है वो मौसूल हो रही है। ईरान ने तकरीबन 11 अमरीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है और खुफिया मिसाइल सेंटर से हमले की इतलात है, उनसे हमला किया गया है। अमरीकी अड्डे जो है इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता के अंदर है वो हाई अलर्ट पर है। नुकसान का जायज़ा लिया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन जो 11 अमरीकी फ़ौजी ठिकाने हैं उन्हें ईरान की जानिब से हमला किया गया है, लेकिन क्या जानी नुकसान हुआ है इसका अभी तक कोई इतलात मौसूल नहीं हो रही हैं। जो मशरिक़ वस्ता के अंदर जो आसपास ईरान के आसपास जो ममालिक हैं वहाँ पर जितने भी अमरीकी बेसिस हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। 11 ऐसे अमरीकी फ़ौजी ठिकाने हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है, लेकिन खुफिया मिसाइल की जो सेंटर्स है उससे हमला किया गया है और फिलहाल अमरीकी हवाई अड्डों पर जितने भी बेसिस हैं अमेरिका के वो हाई अलर्ट पर है और नुकसान कितना हुआ है उसका जायजा लिया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने तकरीबन 11 US मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है। मिसाइल के जरिए से निशाना बनाया गया है और ये निशाने कई बार एक्यूरेसी के साथ भी लगे हैं जहां पर नुकसान की भी इतलात है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है जो हमने आपके सामने रख दी है। लेकिन आगे बढ़ेंगे जी, एक और अहम और बड़ी खबर आपको सामने रखेंगे इराक के हवाले से। खबर यह है कि इराक के अंदर भी सूरत हाल तशवीशनाक बनती हुई नजर आ रही है और पूरे इराक के अंदर रात ब्लैकआउट में गुजरी है क्योंकि कई मकामात पर मिसाइलों के हमले हुए और हमलों के बीच एहतियाती बिजली गुल हुई है और अब बिजली का बहरान पैदा हो रहा है। इराक मुकम्मल तौर पर नेशनल वाइड ब्लैकआउट में चला गया है। बगदाद एयरपोर्ट के आसपास मिसाइल्स आई हैं, ड्रोन के जरिए से मुतअद्दिद मकामात पर हमला करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद इराकी हुकूमत ने फैसला लिया कि नेशनल वाइड यानी पूरे मुल्क और रियासत के अंदर ब्लैकआउट किया जाए। एयर डिफेंस सिस्टम को दारुल हुकूमत इराक के अंदर एक्टिवेशन मोड में कर दिया गया है
और उसकी वजह से जो पावर ग्रिड है वो कोलैप्स हुआ है। अब ये पावर ग्रिड कैसे कोलैप्स हुआ है इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। सूबाई सतह पर सूरत हाल तशवीशनाक है और बैन मुल्की जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है, ईरान बमुकाबले अमरीका और उन तमाम जो इंस्टॉलेशंस है जिसका जिक्र न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भी किया गया है, उनमें इराक भी है। और यही वजह कि इराक के अंदर बैक टू बैक ईरान की तरफ से हमले किए गए हैं, उन इलाकों के अंदर हमले किए गए हैं जहां पर अमरीकी असासे मौजूद हैं। और ये तस्वीरें रात की है जहां पर अचानक से सन्नाटा छा, सारा बिजली का निज़ाम दरम बरम हुआ। और अब तहकीकात ये हो रही है कि आखिर बिजली गुल हुई कैसे, बगदाद एयरपोर्ट पर बिजली कैसे गई, स्टेशंस को कैसे ऑफ किया गया और निज़ाम दरहम बरहम कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल इराक के सामने है। क्योंकि यहाँ पर अक्सर बेशतर इदारों के अंदर अमरीकी अफवाज मौजूद है, अमरीकी की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और उस पर पलटवार ईरान की तरफ से किया गया है। बढ़ते आगे बात ज़रा हम कतर की भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भारतीय सफारत खाना है उनकी जानिब से एक हंगामी नोटिस जारी कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ भारतीय शहरी हैं, उनके लिए शहरियों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि मुख्तलिफ जो इस तरह के मुतासरा ममालिक हैं जहाँ पर हालात इस वक्त कशीदा नज़र आ रहे हैं, तो जितने भी भारतीय सफारत खाने इन ममालिक के अंदर है उनकी जानिब से एक जो हंगामी नोटिस है वो जारी कर दी गई हैं। जो वहाँ पर शहरी हैं या तलबा है या काम करने जितने भी भारतीय सफारत खाने की जानिब से ये जो हंगामी नोटिस हैं वो जारी कर दी गई हैं और शहरियों को अपने घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई है, क्योंकि वहाँ पर जो फ़िज़ाई हमले हो रहे हैं उनकी वजह से जानी नुकसान ना हो, इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक नोटिस जारी कर दी गई है। कतर के अंदर जो भारतीय सफारत खाना है उन्होंने भारतीय शहरियों को घरों में रहने की हिदायत बिला वजह बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकले, इस तरह की हिदायत जारी कर दी गई है। एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, अगर किसी को कोई भी ज़रूरत पड़ी तो वो उन नंबरात पर राब्ता कायम कर सकते हैं। कतर के अंदर जो भारतीय सफारत खाना है उनकी जानिब से हेल्पलाइन नंबर्स भी अपने शहरियों के लिए कतर के अंदर जारी कर दिया गया है। हेल्पलाइन को जारी कर दिया गया है और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो है वो जारी कर दिए गए हैं। कोई भी क्वायरी जो है वो ऑनलाइन भी हो सकती है doha@mea.gov.in पर। और यहाँ पर भी जितने भी भारतीय शहरी हैं उन्हें अंदर रहने के लिए कहा गया है, कोऑर्डिनेशन करने के लिए कहा गया। और 4 मार्च से मुसलसल यहाँ पर एक्टिवेशन मोड में पूरी एम्बेसी दिख रही है। और कतर के अंदर जो मिनिस्ट्री फॉर इंटीरियर है उन्होंने भी पहले ही पब्लिक नोटिस जो है वो जारी कर दी है।
चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं आगे। बात ज़रा करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से, जिन्होंने जो इजराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले हुए हैं उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ईरान पर जो हमले हुए हैं उसकी मजम्मत की है और फौरी जंगबंदी और आलमी मुदाखलत का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में एक प्रेस नोट भी जारी कर दिया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से, और खलीज के अंदर जो कशीदगी है उसके फैलाव और आलमी अमन पर ख़तरा करार दिया गया है। और साथ ही साथ कहा गया है कि अगर इसमें मुदाखलत नहीं की गई है आलमी बरादरी की जानिब से जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है तो ये मज़ीद कशीदा हो सकते हैं और बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का भी खदशा जाहिर किया गया है। और साथ ही साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत पर भी दुख का इजहार किया गया है और साथ ही साथ उन्होंने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ सख्त नाराज़गी का भी इजहार किया है और उनके हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, लेकिन फौरी जंगबंदी और आलमी मुदाखलत का मुतालबा भी किया गया है। चलिए जनाब, इसके साथ ही प्रोग्राम सलाम जेके का वक्त यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान इशफा गौर को और गौहर कुछे को आप देंगे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह 8:35 पर दोबारा आपके सामने हम हाजिर खिदमत रहेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आपके सामने खबर, तजिया और तबसरा रखें। न सिर्फ आलमी दुनिया की खबर आपके सामने रखेंगे बल्कि जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आपको बाखबर करेंगे। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज़रूर आइएगा और हमारी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा ताकि आप हर पल खबरों से बाखबर रह सकें। और फ़िलहाल छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह हम या नासिर।